नमस्कार और प्यारे साथियों, क्या हाल चाल है? कुछ समझ में आ रही है? तो चलिए आज का नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आज केवल और केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेजरमेंट कैसे करते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन कौन फैक्टर इफेक्टिंग करते हैं। नेक्स्ट हम इसके बारे में पीरियोडिसिटी क्या है, मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, दाएं से बाएं जाने पर इसकी मेजरमेंट में, इसकी वैल्यू में क्या परिवर्तन आता है, उसको हम पढ़ेंगे। और लास्ट में छोटा सा हम टॉपिक इसका एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे। बस इतना सा टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम कैसे समझे? देखिए, अगर मान लीजिए हम किसी परमाणु की हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शब्द नहीं आएगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शब्द आएगा। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केवल और केवल मॉलिक्यूल्स में करते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक हेटेरोमॉलिक्यूलर है, तो मैं यहाँ पर कुछ कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। जैसे एक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बंध है और एक हाइड्रोजन और क्लोराइड के बीच में बंध है। यहाँ पे दो प्रकार के बंध है। ये जो है वो आप इसको हम एकदम से शुद्ध आप कोवलेंट बॉन्ड बोल सकते हो, और ये जो है वो कोवलेंट बॉन्ड है मगर शुद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर है ना, इन दोनों में यहाँ पर विचलन पाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन के जो सांझे के जो इलेक्ट्रॉन है, जो सांझा किया हुआ है इलेक्ट्रॉनों का, उनमें थोड़ा सा परिवर्तन है। ये सेंटर में नहीं है। क्यों नहीं है, इसको हम कैसे बोले? आप इसको है 100% कोवलेंट बॉन्ड बोल सकते हो, 100% कोवलेंट बॉन्ड बोल सकते हो, मगर ये आंशिक आयनिक है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इक्विवेलेंट है, मगर इसकी यहाँ पे नहीं है। इसकी क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है, तो मैं आपको यहाँ पे बोल देता हूं कि अगर मान लीजिए हाइड्रोजन और क्लोरीन सांझे में इलेक्ट्रॉन लगाते हैं, तो ये जो सांझे के कोवलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस क्लोरीन की ओर चले जाते हैं। इसका कारण यह है कि इसका जो है वो प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा है, और ज्यादा होने के कारण से इसके सांझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है, और इस कारण यहाँ पर हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आ जाता है और यहाँ क्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, मगर बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, यहाँ पर बंध टूटा नहीं है। तो यहाँ हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी अणु में दो जो अणु के दो परमाणु जो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो इन परमाणुओं में से जिस परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वह सांझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। तो कोवलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है सांझे के, उनको अपनी ओर अट्रैक्शन करने की जो पावर है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्शन करने की, खींचने की जो क्षमता है, वह उसकी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगी। तो किसी मॉलिक्यूल्स में होता है ये। जैसे आपने यहाँ पर HCl दिखा रखा है, तो HCl में यहाँ पर क्लोरीन द्वारा इन सांझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है, वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगी। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंडिविजुअल एटम में नहीं होती बेटे, इंडिविजुअल एटम में नहीं होती। हम इंडिविजुअल एटम में क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे, तो वहां पर नहीं होती। नॉन बॉन्डेड स्टेट में डज नॉट हैव द मीनिंग, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप एक अकेले परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हो तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो केवल और केवल मॉलिक्यूल्स में संभव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द बॉन्डिंग कंडीशन, बॉन्डिंग की कंडीशन पर डिपेंड नहीं कर सकती। किस प्रकार की बॉन्डिंग कंडीशन है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है ऑफ एनी एलिमेंट इज नॉट द कंसिस्ट, इट्स द वेरियस, मतलब कांस्टेंट नहीं होती। मैं यहाँ ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान समय के अनुसार बदलता है। जिस प्रकार यहाँ पर किस प्रकार का बंध है, दो परमाणु ए और बी में ए कौन है या बी कौन है, इन दोनों बातों पर निर्भर करता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी क्या होगी। तो यहाँ कांस्टेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं हो सकते। इट इज डिपेंड वेरियस डिपेंड ऑन द एलिमेंट ऑफ विच इट इज बॉन्डेड, मतलब इसके साथ कौन बंधित है उन पर निर्भर करता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अट्रैक्शन पावर है ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एटम
एक एटम के सांझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्शन करने की जो कैपेसिटी है वही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। मगर यह स्वतंत्र परमाणु में नहीं होती। स्वतंत्र परमाणु में न होकर के ये बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में होती है, या मॉलिक्यूल्स में होती है जो सांझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। एक बार मैं दोबारा इनके बारे में मोस्ट बातें बता देता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? टेंडेंसी ऑफ द एटम टू अट्रैक्ट सेड इलेक्ट्रॉन, या हम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जिसको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉनों को या सेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है। इटसेल्फ इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, मतलब सांझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर, या साझा कर रहा है तो सेड इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो उनको अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद्युत ऋणता या ऋणात्मकता, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। दोनों ही इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता है, परंतु इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो आइसोलेटेड एटम में है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो बॉन्डेड एटम में है, यानी मॉलिक्यूल्स में। ओके, नेक्स्ट हम बात करें पोलर कोवलेंट या आयनिक बॉन्ड होता है, उसमें ए बी जो बॉन्ड या मॉलिक्यूल्स होता है वो किस प्रकार से टूटेगा, यह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पर ए और बी दो पार्टी मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में बॉन्डेड है, सहसंयोजक बंध बनाए हुए या आयनिक बंध बनाए हुए, तो इनका आयनाइजेशन होगा या किस प्रकार का होगा, यह इस पर निर्भर करता है कि अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यह माइनस आएगा, और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो यह प्लस में आएगा या प्लस आयन बनाएगा। इसी के विपरीत अगर मान लीजिए बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो सांझे के या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को कौन ले जाएगा? बी ले जाएगा, और बी पर क्या आ जाएगा? ऋणावेश आ जाएगा। तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम पॉइंट लास्ट पढ़े तो देयर इज नो यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो है वो यूनिट होती है, और उसको हम जूल, किलो जूल या इस प्रकार से हम मापते हैं, क्योंकि वो एनर्जी होती है। यहाँ पर तो अट्रैक्शन पावर ओनली, एनर्जी नहीं है, अट्रैक्शन पावर है। उसको इलेक्ट्रॉन को जोड़ लिया या मतलब ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, अट्रैक्ट करना सबका नेचर होता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं मेजरमेंट की, किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मेजरमेंट की। सबसे पहले जो पोलिंग जो था उसने एक स्केल दी थी, उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजरमेंट करने का जो स्केल दिया था वो हमारे सामने इस प्रकार से है। देखिए, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सोल्व करने के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो अंतर है एक्स ए और एक्स बी में, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो अंतर है वो डेल्टा कहलाएगा। मतलब दो परमाणु अगर बॉन्डेड है, अगर मान लीजिए यहां पर ए और बी बॉन्डेड है, और यहां पर ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है मान लीजिए एक्स ए और यहां पर है एक्स बी, तो इन दोनों में जो अंतर है वो आपका डेल्टा कहलाएगा, और इसका मान जो है वो हम लिख सकते हैं 0.28, और यहां इस वैल्यू को एक साथ अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं डेल्टा ए बी का अंडर रूट, डेल्टा ए बी का अंडर रूट। देखिए मैंने यहां पे लिखा है डेल्टा ए बी का अंडर रूट। अब ये डेल्टा ए बी क्या है? डेल्टा ए बी जो है वो आपकी रेजोनेंस एनर्जी है, अनुनादी ऊर्जा, और अनुनादी ऊर्जा में यहां पर ए जो बी ए बी जो है उसकी ऑब्जर्व अनुनादी ऊर्जा है, यानी आपने जो कैलकुलेट मतलब प्रैक्टिकल द्वारा निकाली वह अनुनादी ऊर्जा, और जो आपने कैलकुलेशन द्वारा निकाली वह अनुनादी ऊर्जाओं में अंतर आपका यहाँ डेल्टा ए बी कहलाता है, जिसको हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। इसको हम इस प्रकार से इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं या इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। इसमें क्या है, ये अंडर रूट का निशान आएगा। इस अंडर रूट के निशान में एक बार दोबारा बता देता हूं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, अंडर रूट का निशान है, ये अंडर रूट का निशान है, और इस पे यहाँ पर ये लिखा हुआ है ए बी की अनुनादी ऊर्जा माइनस अंडर रूट ए की अनुनादी ऊर्जा और बी की अनुनादी ऊर्जा का अंडर रूट जो है उसका गुणनफल का अंडर रूट हमने यहाँ पर लिखा है। तो इसको मैं यहाँ ये लिख सकता हूं कि आपका ए अनुनादी ऊर्जा, देखिए इस पोस्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए
बी की रेजोनेंसी माइनस आपकी हो गई अंडर रूट आपकी क्या है ए बी के मतलब ए और बी के रेजोनेंसी के अनुनादित। तो चलो हम यहाँ पर ये सीधा ही लिख लेते हैं। तो यहाँ ए की रेजोनेंसी या ए बी की रेजोनेंस एनर्जी का क्या मतलब है, बॉन्ड एंथैल्पी का क्या मतलब है, तो ये दोनों की बंद ऊर्जा है जिसको हमने इस प्रकार से दर्शाया। और यहाँ पर ये ए एटम अगर जुड़ा हुआ है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी या रेजोनेंसी ऊर्जा है, और यहाँ पर बी की बॉन्ड एनर्जी को दर्शाता है। तो इस प्रकार पोलिंग ने एक फॉर्मूला दिया, इस फॉर्मूले के द्वारा हम रेजोनेंसी एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी के द्वारा हम किसी मॉलिक्यूल्स की के द्वारा मॉलिक्यूल्स की जो दो एटम है उनके क्या निकाल सकते हैं, अनुनादी ऊर्जा निकाल सकते हैं। अनुनादी ऊर्जा से हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अगर हम इस वैल्यू के द्वारा निकालें तो देखिए कई सारे जो एटम है सबके इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान यहाँ पे निकाला हुआ है। फ्लोरीन का 3.98 होता है, ऑक्सीजन का 3.44 होता है, क्लोरीन का, इस प्रकार से सारे एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे पीरियड में दाएं बाएं हम निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं कि एक पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान जो है वो बढ़ता है, और फ्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान होता है। इसी प्रकार सीजियम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान सबसे कम माना जाता है। तो दो एटम मान के चलिए, सबसे कम सीजियम, सबसे ज्यादा फ्लोरीन। फ्लोरीन का कितना 4, सीजियम का कितना 0.7 है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। सीजियम और फ्रांसियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान लगभग इक्वल होता है, क्योंकि फ्रांसियम जो है वो एक कोष बाहर होता है, यानी एक कोष ज्यादा होता है फ्रांसियम में, मगर इसका टेंडेंसी जो है वो प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ने के कारण से आकार छोटा हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान जो है वो बढ़ जाता है, और इस कारण से इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बराबर होता है। इसी प्रकार कार्बन और सल्फर और आयोडीन अगर हम देखें तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान लगभग बराबर होता है। नाइट्रोजन क्लोरीन का मान बराबर होता है, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बराबर होता है, सीजियम फ्रांसियम का बराबर होता है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम के आयनाइजेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बराबर होता है। इसके अलावा हम पीरियोडिक टेबल में एक बार दोबारा हम देख सकते हैं कि अगर किसी एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान लगातार बढ़ता है, और अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार में वृद्धि होने के कारण से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान लगातार क्या होता है, डिक्रीज होता है। भाई फ्लोरीन के हेलोजन परिवार की हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमेशा याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये बार बार वे काम आती है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, फिर 3 क्लोरीन की होती है, 2.8 ब्रोमीन की होती है, और आयोडीन की 2.5 होती है, और एस्टिटीन की 2.2 होती है। तो यानी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि लगातार कोषों की संख्या बढ़ रही है, मतलब ऑर्बिट की संख्या या सेल की संख्या बढ़ रही है। नेक्स्ट एक और है मुलिकन का जो स्केल है, उसके द्वारा भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मुलिकन ने जो फॉर्मूला दिया है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो मान है वो किसी एटम के लिए यहाँ पर उसकी आयनाइजेशन एनर्जी और उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी दोनों ऊर्जाओं का औसत मान होता है। यहाँ क्या बोला गया है कि अगर आप किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्ञात करना चाहते हो तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी निकालिए और उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालिए और इन दोनों का एवरेज निकालिए। ये दोनों एवरेज जो आएगा वह उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। परंतु अगर हम इसका कैलकुलेशन मेजर करें तो आपको पता चलेगा कि मुलिकन की जो वैल्यू आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वह 2.8 टाइम ज्यादा होती है, लार्ज होती है देन द पाउलिंग की जो वैल्यू है उससे 2.8 ज्यादा होती है। मतलब इसकी वैल्यू तो आती है मगर बहुत ज्यादा आती है, इसलिए ये फॉर्मूला कम प्रचलित है और पाउली का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो हम मोस्टली दो फॉर्मूले हम पढ़ते हैं। इसके अलावा एक और होता है ओरेल डे नाम करके एक वैज्ञानिक था, ओरेल ड्रेसो विधि, उसको भी हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मगर अपने यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जिन पर क्वेश्चन पूछा जाता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटे जब समझ में नहीं आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है तो उसको प्रभावित कौन करता है, हमें क्या लेना देना, हमें क्या देना लेना देना। तो एक बार रिपीट करता हूं मैं, इस बार समझना जरूरी है। समझने का क्या मतलब है वो मैं बता देता हूं, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो हम इसको यहाँ फैक्टर इफेक्ट होता है कि नहीं होता मतलब ही नहीं है। देखिए आप जानते हो ये सांझे के इलेक्ट्रॉन है, सांझे के इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और आप कोवलेंट बॉन्ड को ये जानते हो कि बंध जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से होता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन किसने दिया, हाइड्रोजन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसने दिया, क्लोरीन है। दोनों ने साझा किया और साझा आप जानते हो ईमानदारी से होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए। मतलब सांझे के इलेक्ट्रॉन कहाँ होने चाहिए, बीचों बीच होने चाहिए या दोनों के बराबर हिस्सेदारी में होने चाहिए। परंतु यहाँ हिस्सेदारी जो है वो हाइड्रोजन की कम हो जाती है और क्लोरीन की ज्यादा होती है। मतलब ये सांझे के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ आ जाते हैं। क्यों भाई, क्यों भाई, क्योंकि क्लोरीन जो है वो बेईमान है। क्लोरीन क्या है, बेईमान है। बेईमान क्यों है, क्योंकि ये सांझे के इलेक्ट्रॉनों पर अधिकार ज्यादा रखता है और ज्यादा मतलब हाइड्रोजन पे विश्वास कम रखता है कि ये सांझे के इलेक्ट्रॉन को कहीं खो ना दे। तो ये क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है इन इलेक्ट्रॉनों को। तो इसके यहाँ पर क्लोरीन द्वारा सांझे के इलेक्ट्रॉनों को और सांझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। उसी को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह रहे हैं। अब बात आती है कि इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान किस बात पर निर्भर करता है। तो मैं तो ये कहूंगा अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ यानी क्लोरीन की तरफ गए क्यों, क्योंकि नाभिक द्वारा खींचे गए। तो यहां बात करेंगे प्रभावी नाभिक आवेश की, साइज की और के, तो ये सारे जो फैक्टर है वो इसको प्रभावित करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अगर परमाणु की साइज की हम बात करें तो आकार जितना छोटा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी मोटी होगी, मतलब ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि आकार छोटा होगा तो नाभिक के नजदीक रहेंगे इलेक्ट्रॉन और वो उसको ज्यादा खींचेगा। इसका मतलब प्रभावी नाभिक के आवेश अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान भी ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है आपके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना, यानी सांझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना। कौन खींच रहा है, परमाणु। तो ये परमाणु तो तब खींचेगा जब ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है। और इसके अलावा अगर कोई सांझे के इलेक्ट्रॉन है तो उसको भी यह अपनी ओर तभी खींच सकता है जब इसका प्रभावी नाभिक आवेश क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द एटम। अगर मान लीजिए संकरण की अगर हम व्यवस्था देखें तो संकरण में एस करेक्टर बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बढ़ता है, क्योंकि एस करेक्टर बढ़ने का मतलब है कि सांझे के इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के ज्यादा नजदीक होंगे। अगर हमें संकरण देखें sp sp2 और sp3 में तो आप यहां से सीधा ही बता सकते हो, यहाँ पर एस करेक्टर 50% है, यहाँ पर 33% है और यहाँ पर 25% है। तो एस करेक्टर किस में ज्यादा है, किस में ज्यादा है, तो यहाँ पर जिसमें ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान उसका ज्यादा होगा। तो इस बात से यह स्पष्ट होता है कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द एटम आर मतलब शो द एस करेक्टर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर मोर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान जो है वो एस करेक्टर पर निर्भर करता है। इस बात को हम यहाँ पर समझ रहे थे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मान लीजिए किसी परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो इसका मतलब हो गया वह अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके अट्रैक्शन पावर बढ़ जाएगी और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन जो है इसके नाभिक के बाहर परमाणु में उनकी तुलना में नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है। तो इफेक्टिव नाभिक के आवेश जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा और बढ़ने के कारण यह ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। दोबारा बोले भाई, एक परमाणु अगर बाहर के इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या तो कम होती नहीं है ना। अगर मान लीजिए प्रोटॉनों की संख्या कम नहीं होती, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है तो प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ जाता है। नाभिक अपने इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींच पाएगा जैसा कि धनायन में होता है। और धनायन के समान ही यहाँ पर अगर धनावेश बढ़ जाता है तो यह सांझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी बढ़ा लेता है और इस कारण से धनावेश बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बढ़ता है।
इसका मतलब ऋणावेश बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या हो जाएगा, घटेगा, बिल्कुल घटेगा। देखिए यहाँ -2 है, यहाँ -1 है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हो +2 आते ही यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बढ़ गया, यहाँ पर ज्यादा है ऑक्सीजन, और यहाँ पर -1 है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम है, तो इधर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान घट रहा है। और इसी प्रकार आयरन में देखिए तो +3 ऑक्सीडेशन अवस्था का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान है वो ज्यादा होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे एस ऑर्बिटल की, तो एस ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन करैक्टर बढ़ने के कारण से वहां पर क्या होता है वो हमने बता दिया था। क्या होता है कि एस करैक्टर जो है वो नाभिक, एस करैक्टर का मतलब वो है एस ऑर्बिटल का इन्वॉल्व होना, एस ऑर्बिटल नाभिक के नजदीक होने के कारण से उनका हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बढ़ने के कारण हम यहाँ पर कह सकते हैं कि sp और जो संकरण होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। Electronegativity does not depend on the filled and half-filled orbital because it is the tendency of the attraction of bonded electron not to gain electron from the outside। मतलब किसी परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना नहीं होता, यहाँ केवल अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है इसलिए अट्रैक्शन तो बढ़ सकता है। और इसलिए हम यहाँ पर एक चीज पढ़ लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका एक फ्लोरीन और क्लोरीन का हम बात कर रहे थे, तो फ्लोरीन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्लोरीन का ज्यादा था। क्या था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्लोरीन का ज्यादा था, मगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान जो है वो ज्यादा होता है, क्योंकि ये तो केवल अट्रैक्ट कर रहा है, बॉन्ड नहीं बना रहा, खींच नहीं रहा, अपने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को डाल नहीं रहा, ये केवल अट्रैक्ट कर रहा है। तो अट्रैक्ट करने की पावर जो है वो फ्लोरीन की ज्यादा होती है, क्योंकि आकार ज्यादा छोटा होता है, और दूसरी बात इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा होने के कारण यह अट्रैक्शन ज्यादा दर्शाता है, मगर इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर यानी गैन करना इसके बस की बात नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान ज्यादा होता है, जबकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान क्लोरीन से ज्यादा होता है। एक बार हम अंतर देख लेते हैं इन दोनों में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है। हालांकि मोस्टली मैंने सारी बातें डिस्कस कर दी है, फिर भी एक एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ये दोनों ही टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, मगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में होती है, और इसके सांझे के सेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की पावर होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आइसोलेटेड एटम में बाहर जो अनंत पर इलेक्ट्रॉन है, इन्फिनिटी स्पेस में जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपने आउटर मोस्ट शेल में डालने की कैपेसिटी होती है, वहां पर एनर्जी को हम रिलीज होगी। हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इट इज रेगुलरली चेंज इन द पीरियड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान पीरियड में लगातार चेंज होता है, चाहे आप ऊपर से नीचे जाएं या दाएं से बाएं जाएं, इसकी मान की वैल्यू जो है वो लगातार चेंज होती है, मगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान अलग अलग होता है, या रेगुलरली चेंज नहीं होता। इट हैज सो नो यूनिट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम मापते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किलो जूल प्रति मोल में, या किलो कैलोरी प्रति मोल में हम इसको मापते हैं। ये इनमें मोस्ट अंतर है, और बाकी जैसे जैसे हमारे पास टॉपिक आएगा वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे, इसको आप नोट करते जाइए, ध्यान में रखिए, हर एक बात पर एक क्वेश्चन बनता है, एक एक बात अपनी अपनी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू में क्या क्या परिवर्तन आता है अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं या टॉप टू बॉटम जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं पहला पॉइंट, क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अगर एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, यानी ये पीरियोडिक टेबल है और इस पीरियोडिक टेबल में कई सारे पीरियड और ग्रुप है, अगर ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान डिक्रीज होता है। क्यों बेटे बताना? इसका कारण ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इसलिए घट जाता है क्योंकि एक एक पीरियड में एक एक कोष बढ़ जाता है, और कोष बढ़ने के कारण परमाणु का आकार बड़ा हो जाता है, और यह अपने बाह्यतम कोष आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच नहीं पाता, तो ये सांझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या खींचेगा, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान इसका क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है।
अब बात करते हैं इन ए पीरियड मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। ऐसा क्यों? अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो यहां हमें पता है कि वर्ग यह जो पीरियड है उसमें सेल वही होता है, लगातार इलेक्ट्रॉन जो है वो उसी सेल में जुड़ता है, मगर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जुड़ता है वैसे वैसे प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिससे एटम की साइज कम हो जाती है, और साइज कम होने के कारण से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण से यह सेड इलेक्ट्रॉन को, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी ज्यादा बढ़ा लेगा, और इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। परंतु अगर हम इसमें अपवाद देखें तो सीधा सा अपवाद है हमारे पास, जीरो ग्रुप यानी इनर्ट गैस। इनर्ट गैस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलवेज जीरो होती है। क्यों? कारण, क्योंकि इनर्ट गैस जो है वो अपने पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती नहीं है, बिकॉज इनर्ट गैस डू नॉट फॉर्म द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते। अगर मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ज्ञात कैसे कर सकते हैं? हमने अभी अभी बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केवल मॉलिक्यूल्स में ज्ञात होती है, किसी अकेले आइसोलेटेड एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं ज्ञात की जा सकती। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सीजियम एंड फ्रांसियम आर इक्वल। ये मैंने बता दिया है पहले, क्योंकि सीजियम और फ्रांसियम में जो सीजियम है यहाँ पर और फ्रांसियम जो है वो यहाँ पर है, एक ही वर्ग में है, एक ही पीरियड में, मगर सीजियम और फ्रांसियम में एक यानी n बराबर 7 है और n बराबर 6 है। यहाँ पर ये जो n और 6 है ना, तो ये एक पीरियड यानी एक कोर्स बढ़ जाता है। कोर्स बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर लेंथ एनोड तत्व जो है ना, उनके इंक्रीजमेंट से प्लस 32 जो आवेश है न्यूक्लियर चार्ज का वो बढ़ जाता है, प्रोटॉन बढ़ जाता है, और इस कारण से इनका आकार लगभग सेम हो जाता है, और इसी कारण से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.7 और 0.7 होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की क्या होती है? एक समान होती है। ये हमने पहले बता दिया था। अगर हम बात करें न्यूक्लियर चार्ज की, तो न्यूक्लियर चार्ज बैलेंस्ड ऑफ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल। अगर हम इस बात को दोबारा देखें तो ये हमने पहले बता दिया था, फ्लोरीन और क्लोरीन में से फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होती है, क्योंकि ये अट्रैक्शन पावर ही है। तो ये हमने पहले बता दिया था। एक बार हम दोबारा बोले तो फ्लोरीन को यहाँ पर बैकशिप एलिमेंट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बैकशिप एलिमेंट किसे कहते हैं? फ्लोरीन को। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सांझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट तो बहुत ज्यादा करता है, मगर जब ये इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में जाने के लिए तैयार हो जाता है तो उन्हें बांधता नहीं है, मतलब बॉन्डिंग नहीं करता। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना, इलेक्ट्रॉन बंधन एंथैल्पी इसकी बहुत कम होती है, क्लोरीन से भी कम होती है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है इनके बहुत ज्यादा होती है और ये कम होती है। तो इसलिए इसको हम बैकशिप कहते हैं। बैकशिप एलिमेंट, ब्लैक शिप एलिमेंट है। ब्लैक शिप एलिमेंट मतलब ये धोखा देने वाला है, बिल्कुल धोखा देने वाला है। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट तो बहुत ज्यादा कर रहा है, मगर अपने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को बांधता नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें इन ए ग्रुप। मान लीजिए सेकंड बी एलिमेंट में हम बात करें जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये सारे जो है वो जिंक, और ये 12 नंबर ग्रुप है। इसको हम जिंक, कैडमियम और Hg हम देखें तो एक ग्रुप में ऊपर से नीचे है। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि लगातार आउटर मोस्ट सेल, अरे हाँ, इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है, मगर यहाँ इंक्रीज हो रहा है। यहाँ इंक्रीज होने का कारण है क्योंकि लेंथ एनोड तत्व का कंस्ट्रक्शन पाया जाता है। लेंथ एनोड तत्व इनके आगे पाए जाते हैं और इनके कारण यहाँ संकुचन हो जाता है, इसका संकुचन हो जाता है। यहाँ पर डी ब्लॉक भरा जाता है और यहाँ पर डी ब्लॉक के साथ साथ लेंथ एनोड तत्व यानी 4f सीरीज भी भरी जाती है, और इस कारण इनके प्रभावी नाभिक आवेश का मान बढ़ने के कारण से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बढ़ जाता है। अगर हम थर्ड ए ग्रुप में देखें, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर हम 13 नंबर ग्रुप में देखें, 13 नंबर ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम होता है, परंतु यहाँ उल्टा होता है। गैलियम और एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जबकि एल्यूमिनियम पहले आता है और गैलियम बाद में आता है।
यानी इसका आकार बड़ा होना चाहिए, परंतु आपको पहले यहाँ पर एक मतलब अपवाद में समझा दिया था कि गैलियम का आकार जो है छोटा होता है एल्यूमिनियम से। क्यों होता है? क्योंकि इससे पहले आंतरिक d ऑर्बिटल के तत्व आते हैं और 3d के सदस्य के 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ 10 प्रभावी नाभिक आवेश यानी प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए गैलियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, साइज छोटी हो जाती है, इस कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान भी इसका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या क्या उपयोग में आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? उपयोग क्या है? मेटेलिक और नॉन मेटेलिक नेचर को हम पहचान सकते हैं। मेटल किसे कहते हैं? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। और नॉन मेटल किसे कहते हैं? जो कठिनाई से इलेक्ट्रॉन त्यागे। तो मेटल जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है और इसलिए जैसे मान लीजिए हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो यहां पर क्या है? सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसलिए ये मेटल है। और क्लोराइड अपना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यानी ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है और सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए क्लोराइड जो है वो नॉन मेटल है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू द डिक्रीज अलोंग ए पीरियड। मतलब साइज अगर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मेटेलिक कैरेक्टर पीरियड में ऊपर से नीचे आने पर हमेशा बढ़ता है, ये जनरल बात है। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ती है, साइज बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं दाएं से बाएं और देख लेते हैं। अगर हम बाएं से लेफ्ट टू राइट जाए तो राइट जाने पर क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बढ़ता है और साइज घटती है और इस कारण से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ जो है वो इस बात पर निर्भर करता है कि दो मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स में दो एटम जो है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर कितना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर HCl की बात करूं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर यानी AB में जो अंतर है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अंतर को हम डेल्टा EA कह रहे हैं, N कह रहे हैं, डेल्टा EN। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो अंतर है वो कितना है? अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर ज्यादा होगा तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान जो है वो अगर मान लीजिए कम होगा तो बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि बॉन्ड लेंथ बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वैल्यू ऑफ द बॉन्डेड एलिमेंट। इसको हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो अंतर है वो कम है और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा है और ज्यादा होने के कारण यहाँ पर बॉन्ड लेंथ जो है वो कम है और कम होने के कारण से यहाँ पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड लेंथ कम है। कम होने के कारण से ये बॉन्ड जो है वो मजबूत है। तो hydrogen fluoride have the minimum bond length because of the much different in the difference in the electronegativity of hydrogen और फ्लोरीन। यहाँ पर सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी है? हाइड्रोजन और फ्लोरीन की। सबसे ज्यादा किसकी है? हाइड्रोजन और आयोडीन की। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो अंतर है वो क्या है? यहाँ पर ज्यादा है। अंतर ज्यादा है या कम है? सॉरी कम है। कम है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, कम है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। ठीक है। बॉन्ड एनर्जी की बात करें, बॉन्ड एनर्जी जो है वो कैसे होती है? बाय द इंक्रीजिंग द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एटम बॉन्डेड एटम द बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज एंड हेंस द बॉन्ड एनर्जी। वो सेम बात है। अगर यहाँ पर दो परमाणु जो है एक मॉलिक्यूल्स में जुड़े हुए हैं तो इन दोनों के परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान यदि बढ़ जाता है या अंतर बढ़ जाता है, अंतर बहुत ज्यादा होता है तो बॉन्ड लेंथ जो है वो घट जाती है। बॉन्ड लेंथ घटने का मतलब क्या होगा बेटे? बॉन्ड लेंथ घटने का मतलब होगा बॉन्ड एनर्जी का बढ़ना। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कम है, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी इसकी ज्यादा है और इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है। ये हम बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्राइड
हाइड्राइड जो है वो किस प्रकार का होगा, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। मतलब अगर मान लीजिए HF है तो यहाँ पर ये एसिडिक होगा, या HX हम एक बार सीधा ही बोल देते हैं। तो ये जो हाइड्राइड है हेलोजन के या किसी और का हाइड्राइड है, हाइड्राइड का मतलब हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये जो बंध है वो किस प्रकार से टूटेगा और इसकी अम्लीयता और क्षारीयता के बारे में हम कैसे बता सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्रोहेलाइड की हम बात करें तो ये इस प्रकार से होती है। अगर स्टेबल की बात करें तो ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब हो गया बॉन्ड लेंथ छोटी है, कम है, और बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी बढ़ गई, और यहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है इसलिए स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। कम हो गई तो हम ये कह सकते हैं HI जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? क्योंकि ये जो बंध है वो आसानी से टूट जाता है, ये बंध मजबूत नहीं होता, कमजोर होता है, क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है और इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होती है, और इस कारण से ये बॉन्ड मजबूत होता है और टूटता कठिनाई से है। तो स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, इसके एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और इसके एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। इसी प्रकार हम ग्रुप नंबर 5th A में देखें। 5th A का मतलब हो गया 15 नंबर ग्रुप। ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक में लगातार यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। तो घटने के साथ साथ इनके हाइड्राइड की जो एसिडिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान यदि घटेगा तो इनके हाइड्राइडों के एसिडिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ जाएगा, और अगर थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, या स्थायित्व ज्यादा होगा तो एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। स्थायित्व ज्यादा होगा तो एसिडिक कैरेक्टर कम होगा, और स्थायित्व कम होगा तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अमोनिया जो है वो क्षार होती है और ये आपका अम्लीय गुण दर्शा सकता है, इसका क्षारीय गुण कम होता है, और आर्सेनिक का हाइड्राइड जो है उसकी क्षारीयता और कम होती है। तो क्षारीयता का जो क्रम देखें तो सबसे ज्यादा इसका है, बेसिक कैरेक्टर जो है वो इसका ज्यादा है, और एसिडिक कैरेक्टर देखें तो सबसे ज्यादा आर्सेनिक हाइड्राइड का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की। बेटे रिएक्टिविटी जो बात करती है वो बात बॉन्ड लेंथ पर डिपेंड करती है, और बॉन्ड लेंथ के साथ साथ बॉन्ड एनर्जी पर हम डिपेंड करते हैं इस बात को। तो रिएक्टिविटी भी हम इसी बात को देखें तो बॉन्ड एनर्जी का मान अगर मान लीजिए बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी का मान बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। भाई अगर बॉन्ड मजबूत होगा तो टूटेगा ही नहीं, टूटेगा नहीं तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। रिएक्टिविटी तो तब बढ़ती है जब बॉन्ड आसानी से टूट जाए, मगर ऐसा विपरीत होता है। अगर बॉन्ड एनर्जी का मान ज्यादा होगा तो डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या बोले हम, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो आपको पता होगा क्या होगा, ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो बॉन्ड जो एक्टिविटी जो है एक्टिवेशन एनर्जी या रिएक्टिविटी जो है वो घटेगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसकी जो HI की जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इसके डिफरेंस ऑफ द H एंड I की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम होता है, और H और F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान जो है उसका जो अंतर है वो बहुत ज्यादा होने के कारण यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है और इस कारण इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज देन द स्टेबिलिटी डिक्रीज, देन द स्टेबिलिटी डिक्रीज, सो द रिएक्टिविटी इंक्रीज। यहाँ पर ये कह सकते हैं HI is the most reactive in the hydrohalide, हाइड्रोहेलाइड में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है और स्ट्रॉन्गेस्ट होता है एसिडिक नेचर इन द ऑल हाइड्रोहेलाइड। ओके, इस बात को हमने काफी बार पढ़ लिया है, ये हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड का करेक्टर किस प्रकार का है। यदि A B कोई परमाणु है, अणु है, तो ये किस प्रकार का बंध बनाए हुए हैं, यह बात निर्भर करती है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यू पर। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू और इनका अंतर कितना है। तो एक वैज्ञानिक था हेनी और स्मिथ, ये दोनों वैज्ञानिकों ने एक फॉर्मूला जनरेट किया, उस फॉर्मूले से हम आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं इस बॉन्ड में। यानी
किसी दो मॉलिक्यूल्स के द्वारा बनाया गया आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड जो है उसके अंदर आयनिक करैक्टर कितने हैं उसको हम दर्शा सकते हैं इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला क्या है, देखिए आयनिक करैक्टर जो है वो होगा 16। आयनिक करैक्टर का मतलब है परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर बराबर है 16 XA, यानी A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3.5 A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी XA माइनस XB का स्क्वायर, माइनस XB का स्क्वायर, ये इसका वैल्यू होगा। तो यहाँ पर XA क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, और XB क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं, अब हम अपने कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। क्या है, अगर मान लीजिए इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू में जो अंतर है वो ज्यादा है 2.1 से, तो यहाँ पर आयनिक करैक्टर जो है वो 50% से ज्यादा होगा, और ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। क्या होगा, 2.1 2.1 से ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर जो है वो 50% से ज्यादा होंगे, और इस कारण से ये जो बॉन्ड होगा वह आयनिक बॉन्ड होगा। और अगर मान लीजिए इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ए और बी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो कम है 2.1 से, 2.1 से, तो आयनिक करैक्टर जो है वो 50% से कम होंगे, और ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। राइट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू गिल्स। गिल्स के अकॉर्डिंग भी हम इस बात को समझा सकते हैं। इन्होंने भी यही कहा कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो ज्यादा है 1.7 से, तो आयनिक करैक्टर होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। अगर मान लीजिए 1.7 से कम है तो कोवलेंट बॉन्ड होगा। इसके आधार पे हम यहां ये कह सकते हैं, यदि XA बराबर XB दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बराबर है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान, दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बराबर है, तो यहां पर ये जो बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर होगा। जैसे H H में होता है, F F में होता है, तो यहां पर नॉन पोलर होगा, यानी हम इसे पोलर मॉलिक्यूल्स नहीं कह सकते, यह 100% नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होगा। और अगर मान लीजिए इनमें दोनों में अंतर होगा, अगर मान लीजिए अंतर होगा, तो अंतर दो प्रकार से होता है। अंतर कैसे, अगर XA ज्यादा है XB से, XB से, तो यहां पर XA पर ऋणावेश आएगा। मान लीजिए ये A एटम है और ये B एटम है, तो यहां पर ऋणावेश आएगा और यहां पर धनावेश आएगा, आयनिक कंपाउंड होगा। और उसका उल्टा अगर हम देखें, विपरीत देखें, विपरीत क्या, XB आर ग्रेटर देन द XA, तो यहां पर B जो है उस पर नेगेटिव आवेश आएगा और इस पर पॉजिटिव आवेश आएगा। तो इस प्रकार से किसी अणु के बारे में हम बात कर सकते हैं कि वह पोलर है या नॉन पोलर है। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पर जल, जल में क्या है, जल में हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कम होती है और यहाँ पर ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या आ रहा है, ऋणावेश, और हाइड्रोजन पर क्या आ रहा है, धनावेश। तो ये यहाँ पर अंतर आएगा। नेक्स्ट हम बात करें, अगर मान लीजिए सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम जो है उस पर धनावेश आता है, क्लोरीन पर ऋणावेश आता है, क्योंकि सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव एटम होता है, ये विद्युत ऋणता इसकी जो है वो कम होती है। इसी प्रकार HF में बता सकते हैं, तो इसका एग्जांपल हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ द हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड के नेचर के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, बेटे एक बार दोबारा करते हैं, इस बार ध्यान से सुनना। ये हाइड्रोक्साइड है, ये अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। इसको हम एक बात कह देते हैं एसिडिक और एक बात कह देते हैं बेसिक। बेसिक तो किस प्रकार का नेचर होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ये बात इस बात पर निर्भर करती है कि ये जो ऑक्सीजन है वो इधर से इलेक्ट्रॉन चुराएगा या इधर से चुराएगा। ठीक है, हम यहां पर इस बात पर निर्भर करते हैं कि ये जो एटम है ए, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा नहीं, देगा नहीं तो ऑक्सीजन इस बंद के इलेक्ट्रॉनों को चुराएगा। कौन से बंद को, OH बंद के इलेक्ट्रॉनों को चुराएगा, तब ये एसिडिक होगा।
अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो यह आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा, तो यह इस बंध को नहीं तोड़ेगा, तो इसकी करैक्टर से क्या हो जाएंगे, बेसिक। तो इस बात पर निर्भर करता है कि ए जो है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। अगर इसमें इस AOH अणु में, मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज द मोर देन 1.7 देन नॉन मेटल, है ना, देन इट इज द एसिडिक नेचर। यहां पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होनी चाहिए, 1.7 से ज्यादा होनी चाहिए, तो ये एसिडिक होगा। और इससे कम होगी तो 1.7 से कम होगी, तो कम होने पर क्या हो जाएगा, कम होने पर क्या हो जाएगा, बेसिक करैक्टर हो जाएगा। इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज लेस देन द 1.7 मेटल मतलब मेटल से ज्यादा, इसकी मेटल की जो है वो कम है, तो हम यहाँ पर OH विल बी बेसिक नेचर का होगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का होता है, यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो एसिडिक करैक्टर का होता है। ये इनका एसिडिक, यहाँ पर ये तो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और ये क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये आपको स्पष्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट हम बात करें, यदि मान लीजिए ये इस प्रकार का कोई एटम है या इस प्रकार का कोई एटम है, तो यहाँ इस बात पर निर्भर करती है कि ऑक्सीजन और इनकी दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर क्या है, इस आधार पर ये बॉन्ड किस प्रकार से ब्रेक होता है। हालांकि इसको हम पहले समझा चुके हैं, फिर भी एक बार दोबारा देख लेते हैं कि इन दोनों परमाणुओं में विद्युत ऋणताओं में जो अंतर है वो ज्यादा होगा तो क्या होगा। अगर मान लीजिए इस समय AOH, यहां पर इसकी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर अंतर यानी XA माइनस XO की वैल्यू जो है वो क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है। इसमें XO माइनस XH, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान अगर दोनों का अंतर ज्यादा है तो क्या होता है, AO बॉन्ड विल बी मोर पोलर, विल ब्रेक अप एज दिस टाइप। मतलब यहां पर ये अगर अंतर ज्यादा होगा तो A धनात्मक बनेगा और OH माइनस बनेगा। अगर ये डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा होगा तो ये बॉन्ड इस प्रकार से टूटेगा, और अगर कम होगा तो ये जो बंध है वो यहां से न टूट करके यहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा तो AO माइनस बनेगा और H प्लस बनेगा। यानी इनकी विद्युत ऋणता में अंतर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनकी दोनों की विद्युत ऋणता में अंतर जो है वो कम है, कम है, तो ये जो बॉन्ड है वो आसानी से टूटेगा क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की विद्युत ऋणता में अंतर ज्यादा है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड में यहाँ पर इन दोनों की, सोडियम और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता में अंतर होता है 2.6 और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में होता है 1.4। इसलिए हाइड्रोलाइसिस जो होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस जो होगा वो बेसिक होगा। और अगर हम इसकी बात करें तो इनमें अंतर होता है 0.5, ऑक्सीजन और क्लोरीन में अंतर कम है और ये अंतर जो है वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस जो होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। बेटे समझ में कम आने का एक ही कारण है कि हम इसे ध्यान से पढ़ें, 2 बार रिवाइंड करेंगे तब आपको समझ में आएगा। फर्स्ट टाइम पहले दफा किसी को समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, टेंशन ना लीजिए, घर पे जाके के रिवाइंड कीजिए, एक बार दोबारा सुनिए, इस बार जरूर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ द ऑक्साइड। ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है। ऑक्साइड का नेचर हम जानने के लिए फिर वही बात है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अंतर हम देख लेते हैं। अगर दोनों, अगर AO प्रकार का कोई ऑक्साइड है तो इनमें इन दोनों की विद्युत ऋणताओं में अंतर ज्यादा है 2.3 से, तो बेसिक होगा। और अगर बराबर है 2.3 के 2.3 के तो एम्फोट्रिक ऑक्साइड होगा, मतलब उभयधर्मी ऑक्साइड होगा। और अगर मान लीजिए कम है इनका अंतर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है इन दोनों का वो अगर कम है 2.3 से तो एसिडिक होगा। ठीक है, अलोंग ए पीरियड द एसिडिक नेचर इंक्रीज। आप किसी भी वर्ग में किसी भी ऑक्साइड के लिए आप वर्ग में ऊपर से नीचे यानी टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या होगा, एसिडिक नेचर जो है वो इनका बढ़ेगा। पीरियड में क्या हो जाएगा, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा।
ये ग्रुप में हम बात कर रहे हैं, पीरियड में नहीं। पीरियड में लेफ्ट टू राइट एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है और ग्रुप में टॉप टू बॉटम अगर जाते हैं तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ये बात हम 2 बार डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट हो रही है बातें। जैसे यहां पर हम देख लेते हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं इनमें, ये यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है और इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। लिथियम से लिए बेरिलियम, बेरिलियम से बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अगर हम देखें तो ये पीरियड है और पीरियड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ऑक्साइड के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो अंतर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इनके ऑक्साइडों का एसिडिक नेचर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा। इसी प्रकार इसमें भी एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी ऑक्साइड और मेटल या कोई भी एलिमेंट के दोनों की विद्युत ऋणता में अंतर अगर 2.3 से ज्यादा है तो बेसिक कैरेक्टर होगा, और अगर ये कम है तो ये। तो यहाँ पर इसको और इसको मिलाए तो यहाँ पर देखिए इसके जो ऑक्साइड होते हैं वो उभयधर्मी प्रकार के होते हैं। बोरॉन और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोट्रिक होते हैं, एमोर्फस होते हैं या मतलब उभयधर्मी होते हैं। और अगर हम इनके दो बोले कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो इनके जो है वो एसिडिक होते हैं। और इन धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। इनको हम यहाँ पर समझ सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं व्हेन इन द पीरियोडिक टेबल द डिस्टेंस बिटवीन द एलिमेंट एंड ऑक्सीजन इंक्रीज द बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज। अगर हम पीरियोडिक टेबल में ये कहें ऑक्सीजन यहाँ आता है और कोई भी जो मेटल है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर इनके बीच में जितना अंतर ज्यादा होता है पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन और मेटल या एलिमेंट जो भी है उसके बीच में डिस्टेंस जितनी ज्यादा है उसके ऑक्साइडों का बेसिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होता है। तो ये आप इनका एग्जांपल देख सकते हो। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है। यहां पर क्या है बताइए, नाइट्रोजन का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो ज्यादा होता है या इसका, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का, जिंक का या इसका, किसका एसिडिक कैरेक्टर इस साइड में बढ़ रहा है। और ये क्या है, एसिडिक कैरेक्टर ऑक्सीजन का या क्षार का, ये जो है ना बेसिक कैरेक्टर है। और ये धातु है, इसका एसिडिक कैरेक्टर होगा, इसका भी एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो ये गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अगर हम इसी प्रकार से देखें तो यहां देखिए बेरिलियम के ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, इनकी ऑक्साइडों की बात करें तो ये जो ऑक्साइड है वो सारे के सारे एम्फोट्रिक के ऑक्साइड है, मतलब उभयधर्मी है। और ये जो ऑक्साइड है वो सारे के सारे न्यूट्रल ऑक्साइड है। इसका मतलब ये हुआ कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्साइड एंड ऑक्सी एसिड आर द मतलब इंक्रीज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बढ़ने पर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। जैसे यहाँ पर हम बात करें कि जैसे ये हम बात करें बोरोन के ऑक्साइड की, कार्बन के ऑक्साइड की और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो इनके ऑक्साइड का एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, एसिडिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ जाएगा। इस प्रकार आप इनमें किसी में भी एसिडिक कैरेक्टर को आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर जैसे जैसे सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है तो उसका क्या होता है, ऑक्साइड का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है तो ऑक्साइड के एसिडिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर इनकी किसी के भी एग्जांपल ले सकते हो। इनका जो क्रम है वो मैंने लिख रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये आपके लिए मतलब रट्टा मार अभियान से भी अगर आप याद करोगे तो भी कंपलसरी है याद करना, ध्यान में रखना। तो इसके एग्जाम्पल को आप दोहराइए, बार बार में पूछिए, तब आपको पता चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिडिक नेचर जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट के समानुपाती होता है, मतलब प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एसिडिक स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगी तो वो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट पर निर्भर करती है। जैसे हम इनके एग्जाम्पल को देखें तो इनमें से किसी का भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जैसे जैसे इस क्लोराइड की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। देखिए यहाँ पर कितनी है, +1, यहाँ पर कितनी है, +3, यहाँ पर कितनी है, +5 और यहाँ पर कितनी है, +7। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी
तो इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा। इस प्रकार आप इनमें से किसी का भी एग्जांपल लेकर के दे सकते हो। तो हम कह सकते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट। किसी ऑक्साइड के ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने पर इनके ऑक्साइड के एसिडिक कैरेक्टर बढ़ती है। वेरी गुड, इसको याद रखना कंपलसरी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। चलिए हम बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ ए अक्स। ए अक्स मतलब हाइड्रोहेलिक एसिड हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी हैलोजन अम्ल हो सकता है। तो वह कोई हैलाइड है, तो इस हैलाइड का ये जो बॉन्ड है वो जल अपघटन द्वारा किस प्रकार से टूटेगा। हम हाइड्रोलाइसिस पढ़ रहे हैं इसका। हाइड्रोलाइसिस में कोई भी एलिमेंट है ए और एक्स हैलोजन जुड़ा हुआ, तो इसके हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस किस प्रकार का होगा। पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम, मतलब हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए एटम से ज्यादा है, देन द हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस द HX, HX को प्रोड्यूस करेगा। यानी हम यहां ये कह रहे हैं कि ए अक्स अगर है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स ए वो ज्यादा है, किससे एक्स ए की ज्यादा है, एक्स से। मैं यहां पर ये कह रहा हूं एक्स की ज्यादा है, एक्स की ज्यादा है ए से, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो यहां पर हेलोजन जो है, देखिए यहां एग्जांपल दे रखा है बोरोन का ट्राइक्लोराइड, इसमें बोरोन की तुलना में हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो हेलोजन जो है वो इसको इस प्रकार से टूटेगा, तो HCl बनेगा। इसमें क्या बनेगा, HCl बनेगा। अब बात करते हैं हम इसके और एग्जांपल की। तो और एग्जांपल में क्या समझ में आ रहा है, जैसे PCl3 में फॉस्फोरस हैलोजन में हेलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो HCl बनेगा। इसी प्रकार PCl5 को हम यहाँ पर इसको एक साथ बोल सकते हैं PCl5 का अगर मान लीजिए PCl5 का हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये भी इसी प्रकार टूटता है, POCl3 प्लस आपका 2HCl बनाता है। और अगर आप POCl3 की एक और बात देखें तो यह 3 जल के अणु द्वारा अपघटित होकर 3 HCl दे देता है और H3PO4 बनाता है। इसका मतलब यहाँ पर ये सारा जो प्रक्रम है वो इस बात पर निर्भर करता है कि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी ए एटम से तो यह HCl प्रोड्यूस करेगा। सेकंड की हम बात करें, अगर उल्टा हुआ तो यानी हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुई ए एटम से, तो यहां पर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के हैलाइड जो है उसको हम देख लेते हैं। यहां पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हेलोजन की कम है। तो यहां पर जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस होने पर ये HClOH के साथ निकलेगा। इसका मतलब ये एक प्रकार का यौगिक बनाएगा जिसको हाइपोहेलस अम्ल कहते हैं। तो ये इस प्रकार का हाइपोहेलस एसिड कहते हैं, ये बनाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर इसके जल अपघटन को समझ सकते हैं ए अक्स प्रकार के। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोमेनकल्चर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम होता है, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, सोडियम क्लोराइड। तो हमने लिखा सोडियम क्लोराइड। तो यहां पर सोडियम जो है वो धनावेशित होता है और ये ऋणावेशित होता है, यानी दो भागों में नाम होता है, एक धनावेशित भाग का नाम और एक ऋणावेशित भाग का नाम। हम धनावेशित भाग का नाम पहले लिखते हैं, ऋणावेशित भाग का नाम बाद में लिखते हैं। धनावेशित भाग का मतलब हो गया जिस मतलब इस एटम में यहाँ पर ये जो एटम है, ये मॉलिक्यूल्स है, इसमें जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको हम प्रीफिक्स में रखते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स में, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसको हम क्या लिखते हैं, सुफिक्स में लिखते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो सुफिक्स में आएगा। तो इस प्रकार से हम इनका सूत्र भी लिखते हैं।
सूत्र भी लिखते हैं तो NaCl लिखते हैं, न कि ClNa। क्या आपने कभी नमक का ये सूत्र पढ़ा है? नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जैसे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है उसके आधार पे लिखते हैं, तो इसको हम पहले कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को लिखते हैं, फिर बाद में अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम को लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया Cl2O। अगर Cl2O लिखते हैं तो राइट है, और अगर हम उल्टा लिखते हैं OCl2 तो ये रोंग है। इसमें केवल और केवल यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, और सारे सब सही है। यहाँ पर अमोनिया जो है उसका एक मतलब एक्सेप्शन रहता है, अपवाद रहता है। इसको नेचुरली हम NH3 लिखते हैं, और आदत पड़ी हुई है गलती से, इसलिए हम हमेशा ऐसे ही लिखते हैं। कोई मतलब नहीं है यहाँ पर कि इसको क्यों लिखते हैं, बस रिहर्सल है कि NH3 लिखते हैं, NH3 लिखते हैं, अमोनिया है, अमोनिया है। तो हाइड्रोजन की लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होते हुए भी हमें इसको पहले लिखना चाहिए था, यानी HN3 होना, H3N होना चाहिए था ये, मगर हम लिखते हैं इसको हमेशा। ये अपवाद है, इसको पढ़ना रटना या ध्यान में रखना पड़ेगा। आज के लिए हमने काफी सारा पॉइंट बताया, मगर केवल और केवल एक टॉपिक हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। आप लोगों ने मेरा साथ दिया, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, धन्यवाद। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी कंप्लीट हो गई है, अगला टॉपिक हम कल देखेंगे। इसके लिए धन्यवाद।